मित्रों, जब हम साहित्य की बात करते हैं और ख़ास तौर से उसके पीछे जाकर के परंपरा में उसके बोध को समझने की बात करते हैं, तो हम अतीत के महान लेखकों को पढ़ना, समझना और जानना चाहते हैं। उनके लिखने का स्टाइल, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका, चीज़ों को समझने का स्टाइल क्या था। गोर्की, मैक्सिम गोर्की जो रशियन राइटर थे, 1868 में पैदा हुए थे वो रूस के अंदर, और 1936 के आसपास उनकी मृत्यु होती है। समझिए कि प्रेमचंद के पहले मृत्यु प्रेमचंद के साथ ही होती है, लेकिन उनसे सीनियर है। और आप देख सकते हैं कि रूस का जो इतिहास है, किस प्रकार से सोवियत क्रांति होती है 1917 के आसपास, और वो सारी चीज़ें जो घटित हो रही होती है उसमें फ्यूडलिज्म से कैसे देश बाहर आ रहा था और एक नया कम्युनिज्म पूरा रूस में फैल रहा था। और उस विचार को और जनता की आवाज़ को उनके साहित्य ने किस प्रकार से सबके बीच फैलाने का काम किया। उनके उपन्यास, जो उनका सबसे फेमस उपन्यास है माँ, मदर, आपने पढ़ा होगा। कैसे माँ अपने बेटे को भेजती युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, और उन सारी चीज़ों को रिस्क के साथ कैसे वो सारी चीज़ों को उस उपन्यास में दर्ज करते हैं। तो मूलतः गोर्की उपन्यास और नाटक लिखे हैं इन्होंने। मेरा बचपन लोगों के बीच, मेरे विश्वविद्यालय, अर्थ मोनो के कारखाने, माँ, द लाइफ ऑफ क्लिम सामगिल, नाटक येगोर बुलेविच आदि, दोगिस्ताव आदि। 1936 में मृत्यु होती है। मैं वो ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इनके टेक्स्ट हिंदी में वो लगभग सारा साहित्य अनुवाद हो चुका है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। रशियन अगर आते हैं तो उसमें मूल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि विश्व के जो बड़े लेखक हैं, जो बड़े रचनाकार हैं, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। उनको समझ करके उनकी चेतना के आधार पर हम भारतीय साहित्य की अवधारणा को भी समझ सकते हैं, और वैश्विक साहित्य की अवधारणा, और एक बड़ा लेखक आखिर बड़ा क्यों होता है, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी ज़िंदगी, उसका साहित्य किस प्रकार से बाकी सारी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस करता है, कितना प्रभाव पैदा करता है। और जब भी हम उसको पढ़ते हैं, बार बार हमारे विचार, हमारी सोच को, हर पीढ़ी को कुछ न कुछ नया देता चला जाता है। तो गोर्की मुझे लगता है कि उन्हीं रचनाकारों में से एक है। और चाहे इलियट हो, चाहे गोर्की हो, चाहे अज्ञे हो, चाहे प्रेमचंद हो, ये बड़े लेखक वैश्विक स्तर पर अपने साहित्य का जब इन्फ्लुएंस करते हैं, आचार्य शुक्ल की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, रणजीत गुहा की बात करें, नामवर जी की बात करें, शशि थरूर की बात करें, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं जो आपको संसार के साथ जोड़ते हैं, और समकालीनता के साथ साथ आपको इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और सामाजिक चेतना में कैसे परिवर्तन आ रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को समझ लीजिए, आप गांधी जी को समझिए, आप ऐसे कई सारे हमारे पास। नेहरू को जब पढ़ते, जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, पहले प्रधानमंत्री, जब उनको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उनकी राइटिंग में क्या है। जीवन संघर्ष, जिस आदमी ने अपने जीवन के 10 साल जेल में गुजारे हो, किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। पढ़ा लिखा था, सक्षम परिवार से था, लंदन से पढ़ के आया था, अमेरिका से, उधर से, यूरोप से। चाहते तो वही वकालत करते और ऐश करते, लेकिन आकर के आज़ादी के मूवमेंट में कूदे, देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया और 10 वर्ष जेल में गुजारे। ऐसे कई, चाहे गांधी जी की बात करें, चाहे सुभाष की बात करें, हमारे भगत सिंह की बात करें, तो उनकी रचनाधर्मिता और उनकी रचनात्मकता का प्रभाव किस प्रकार से समाज पर पड़ता है और समाज कैसे बदलता है, और परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं कि 1947 के बाद कुछ परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ी हिंदुस्तान में। परिवर्तन आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, हमेशा चलेगा। हम हमेशा बेहतर की तरफ बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों, जनतांत्रिक मूल्यों की तरफ बढ़ते हैं, और उन्हें हम कितना एडेप्ट कर पाते हैं, उनको कितना अधिक लोगों की चेतना में भर पाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग को कितना बदल पाते हैं, यही साहित्य का महत्वपूर्ण रोल होता है। और साहित्य अगर इस सारी चीज़ों को करता है, इस सारे रोल को करता है, तो उसकी भूमिका कैसे सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और तमाम स्तरों पर दूर तक जाती है, और वो सारा प्रभाव कैसे समाज में परिवर्तन के एक रास्ते को हमारे बीच लेकर आता है। और वो परिवर्तन का रास्ता, जाहिर सी बात है, जनता के बीच से ही गुजरता है। जब तक जनता की चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बाकी चीज़ों में परिवर्तन करना मुश्किल होगा। आज़ादी का मूवमेंट, आप सोचिए कि 1947 के पहले जब हिंदुस्तान में मात्र शिक्षा 10 या 15% लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सोचिए उन अनपढ़ लोगों ने जब इतना बड़ा मूवमेंट करके इस देश को आज़ाद करवा दिया, तो क्या हम हमारे समय में तो लगभग शिक्षा आप 90% तक जा चुके हैं। हाँ, 2024 में हिंदुस्तान की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो क्या हम इस देश को बेहतर नहीं बना सकते हैं?
ज़रूर बना सकते हैं और ज़रूर बनाने की आवश्यकता है हमें। तो हम कितना डिवोटेड होकर के कितना अच्छे से काम कर सकते हैं और रचनात्मकता को बरकरार रख सकते हैं और कहीं न कहीं ज़िंदगी की बेहतरी का सपना और बड़ा सपना कैसे साकार कर सकते हैं। मैंने कहा ना बार-बार, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और जीवन के कैसे बेहतर कर सकते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, उनको उलझाना नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल करना है, साधारण करना है। ताकि आप बहुत सारी समस्याओं से हम अपने आप बच सकते हैं। क्या होता है कि हम जीवन में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाल के चलते हैं हम सब, और उसके चलते बहुत सारी समस्याएँ हमारे अनजाने में हम लेके चलते हैं कि अरे हमारी वो समस्या है, हमें तो बहुत हो रहा, हमें तो बोलता नहीं है, हमारे रिश्ते ख़राब है, हमारा पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारी अच्छी पत्नी नहीं है, हमारी परिवार में लोग अच्छे नहीं है, वो नहीं है। इस प्रकार की तमाम तरह की गलतफ़हमियाँ लेकर के जब जीवन में चलते हैं हम, तो हमारा हर रोज़ का जो समय होता है सब बर्बाद होता जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों से मुक्त होकर के कोशिश करें कि चीज़ों को साधारण करें, सिंपल करें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और कर्म तो करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप कर्म करते रहिए और अच्छे से कर्म, अपने आप को पूरा समर्पित होकर काम कीजिए आप। अगर आप पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो आप वो कहते हैं कि पढ़ने की अपेक्षा मैं चाहूँगा कि फुटबॉल बाहर खेलना पसंद कर। आप जाके फुटबॉल खेलें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ पाएँगे आप। दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होना ज़रूरी है आपका। अगर वो सब होगा तो शायद चीज़ों को और बेहतर कर पाएँगे आप। इसलिए उन सारी चीज़ों को समझते हैं और जीवन को हम संपूर्णता और सर्वांगीणता में कितना समझ सकते हैं और कितना मूल्यांकन कर सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं, वो भी समझने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि समस्याओं को हल करना आसान नहीं होता, सब जानते हैं। कहना आसान होता है लेकिन हल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल चीज़ को ही हम कितना आसान कर सकते हैं और उसको एज़ ए चैलेंज के रूप में कितना ले सकते हैं, वही शायद मुझे लगता है कि साहित्य और सारी कलाएँ हमें सिखाती है और हम सीखते चलते हैं और हम सब सीख रहे हैं, हमें सबको सीखना होगा। सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आप ही के सहारे चल रहे हैं। इसलिए लगे रहिए और खुश रहिए हमेशा।